नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ। आज 11 दिसंबर पर ओशो की जयंती के विशेष अवसर पर हम बात करेंगे ओशो की जिंदगी के बारे में। भारत की भूमि सदियों से दर्शन, धर्म और चिंतन की जननी रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 20वीं सदी में एक ऐसे विचारक का जन्म हुआ जिसने भारतीय आध्यात्म को नई दिशा दी, पूरी दुनिया को जीवन, प्रेम और ध्यान का नया केंद्र बिंदु सौंपा। यह व्यक्ति थे आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया ने ओशो के नाम से जानती है। उनका जीवन इतना रहस्यमय के साथ साथ प्रभावशाली भी था। इस पूरे जीवन में जबलपुर यह धरा रही जहां उन्होंने सबसे लंबा समय बिताया, जहां उन्हें मौलश्री वृक्ष के तले संबोधि मिली। यहां उनका विचार जीवन अंकुरित हुआ और फिर विश्व भर में फैल गया। सुप्रसिद्ध विद्वान टी.एस. इलियट ने भारतीय दार्शनिक के बारे में कहा था कि उनके विचार इतने गहन और सूक्ष्म हैं कि उनके सामने अधिकतर महान यूरोपीय दार्शनिक स्कूली बच्चों की तरह लगते हैं। इस बात को आचार्य रजनीश ने प्रमाणित किया, इसलिए ईसाई मिशनरियों के दबाव में अमेरिका की सरकार उनके पीछे पड़ गई, जिसमें यूरोपीय देशों की मिशनरी सहित तत्कालीन पोप भी सम्मिलित थे। अमेरिका के लोग ओशो को स्लो पॉइजन थेलियम देते हैं, लेकिन ये दोनों तत्कालीन समुदाय यह नहीं जानते कि दोनों अमर हैं। नर्मदा के पवित्र जल और संस्कारधानी की पवित्र मिट्टी से धर्म, आध्यात्म, दर्शन सहित विविध विधाओं के दुर्लभ, रंग बिरंगे, खूबसूरत और सुगंधित अमर पुष्प विकसित हुए हैं। कभी महर्षि गौतम के रूप में, कभी जाबाली ऋषि के रूप में, तो कभी भृगु मुनि के रूप में, कभी महर्षि महेश योगी के रूप में, तो कभी आचार्य रजनीश के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें ओशो पारिजात यानी हर सिंगार वृक्ष हैं। यह निर्विवाद रह सत्य है कि संसार के रंगमंच पर समय समय पर महान आध्यात्मिक अवतरित होते रहे हैं, जो अपनी दिव्य छवि का प्रकाश बिखेर कर अपने चरण आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाती है, जिससे भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन होता रहे। ऐसी युगांतकारी आत्माओं में आचार्य रजनीश का नाम सदैव अमर रहेगा। वे अपने 6 दशक के कुल जीवन काल में सर्वाधिक 2 दशक जबलपुर निवासी रहे। यह इस शहर के लिए गौरव की बात है। आचार्य रजनीश यानी ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में नाना पन्नालाल और नानी गेंदाबाई के घर हुआ था। उनके पिता बाबूलाल सवैया और माता सरस्वती सवैया की गृहनगर गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी, जिसकी आय से पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। वे अपने 10 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। हाई स्कूल शिक्षा के लिए वह अपने काका पत्रकार अमृतलाल चंचल के अनुरोध पर गाडरवारा आ गए। पाठशाला में उनका नाम रजनीश चंद्र जैन था, जिसे से उन्हें रजनीश चंद्रमोहन कर लिया। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर वे जबलपुर आ गए और सिटी कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया। वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक SNL श्रीवास्तव से कक्षा में इतने प्रश्न पूछते थे कि उन्हें अपना विषय पढ़ाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अंततः उन्होंने प्राचार्य से इस विद्यार्थी की अभद्रता की शिकायत की, जिस पर उन्हें महाविद्यालय से निकाल दिया गया। यहाँ के बाद उन्होंने DN जैन महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ प्रवेश देने समय प्राचार्य भगत शरण अधौलिया ने रजनीश जी से वचन लिया था कि वे कक्षा में शांति बनाए रखेंगे और प्रश्नों की बौछार नहीं करेंगे। अमृतलाल चंचल, जो स्वयं पत्रकार थे, रजनीश को नवभारत के संपादक मायाराम सुरजन से मिलाया। जब वे 75 रुपये मासिक वेतन पर नवभारत में काम करने लगे। श्री जानकी रमण महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी के साथ मिलकर मुकुल पत्रिका का संपादन भी किया। सागर विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र विषय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और तुरंत बाद रायपुर के दुधाधारी संस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। वहां 6 माह रहने के बाद जबलपुर आ गए। यहां दर्शन शास्त्र के पारंगत विद्वान प्रोफेसर चंद्रधर शर्मा के सहयोग के रूप में व्याख्याता पद पर कार्य करने लगे।
आचार्य रजनीश नित्य प्रति जबलपुर में भंवरलाल उद्यान जाते थे और मौलसी वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे। वहीं चिंतन की दशा में 21 मार्च को उन्हें कुछ ऐसा देवी प्रकाश मिला जिसने उनके जीवन की धारा बदल दी। वे अब मानव जीवन की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न करने लगे, जिन्हें सुलझाने वे अन्य दार्शनिक और चिंतक असफल हो गए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अंतर्गत शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर में लगभग 8 वर्ष व्याख्याता रहने के बाद उन्होंने यह पद छोड़ शिक्षा विभाग को ही तिलांजलि दे दी। परंतु आज भी महाकौशल महाविद्यालय में उनकी स्मृतियां सुरक्षित हैं। उनकी आराम कुर्सी ओशो चेयर सुरक्षित है, जिसे देखने के लिए ओशो के शिष्य विदेशों से भी आते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को लेकर वे मुंबई चले गए। यहाँ उन्होंने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देना आरंभ किया, जिनमें यौन आकर्षण से लेकर सामाजिक दर्शन तक की तर्कपूर्ण विवेचना होती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें मुंबई के कृत्रिम जीवन से विरति हो गई। से रजनीश पूना आए, जहां 6 एकड़ जमीन खरीदकर उन्होंने एक कम्यून बनवाया। यहां प्रतिदिन उनकी प्रवचन सभाएं होंगी, जिसमें हजारों शिक्षक शामिल होते थे। पूना में रजनीश के व्यक्तित्व इतना निखर आया कि देश विदेश के हजारों लोग आकृष्ट होकर यहां पहुंचने लगे। सन 1978 में यह स्थिति थी कि संसार के विभिन्न देशों से प्रतिदिन लगभग 2000 जिज्ञासु आकर उनका प्रवचन सुनते थे, जिसमें पत्रकार भी बहुत संख्या में होते थे, जो उनकी चिंता शैली को अपने जीवन की पत्र पत्रिकाओं में समुचित स्थान देकर उसे प्रचारित करते। इससे उनकी कृति द्विगुणित हो गई और ज्ञान की सुगंध देश की सीमाओं के पार दूर दूर तक फैल गई। 1981 में रजनीश अमेरिका के ओरेगन प्रांत चले गए। वहां उनके शिष्यों ने 310 किलोमीटर की लंबी दलदल की 400 एकड़ भूमि को अपने अथक परिश्रम से नंदन कानन में परिवर्तित कर दिया। इस मानव निर्मित स्वर्ग में सभी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हो जाती थी। जब अमेरिका में स्थायी रूप से शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे, तभी उन्हें वहां के कट्टर ईसाई धर्मावलंबियों का कोप का भाजन बनना पड़ा, जो उनके विद्रोही विचारों के प्रति आलोचक थे। रजनीश जीवन को आनंदमय बनाने का जो संदेश देते थे, वह ईसाइयों के स्थापित मान्यताओं के विपरीत था। इन मान्यताओं के विपरीत प्रचार को उनके विरोधी सहज नहीं कर पा रहे थे। इन लोगों ने संगठित रूप से पूरे अमेरिका में उनके विरुद्ध भीषण आंदोलन किया, जिसमें उन्हें नास्तिक, आनंदजीवी तथा उच्छृंखल ठहरा दिया गया और अमेरिका सरकार पर दबाव डाला। उन्हें जेल में डाल दिया गया और अप्रवासी कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। अमेरिकी सरकार को चर्च के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और उन्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया। कुछ समय बाद बंदी जीवन से मुक्त होते ही उन्होंने दक्षिण अमेरिका और यूरोप के बहुत से देशों में आवास के लिए प्रयास किए, परंतु ईसाइयत और पोप के विरोध के कारण असफलता ही हाथ लगी। विवश होकर 29 जनवरी सन 1986 में भारत लौट आए और अस्वस्थ रहने लगे, क्योंकि अमेरिका के मार्शल जेल में उन्हें थैलियम नामक जहर दिया गया, जिससे उनका असमय ही शरीर टूटने लगा और 19 जनवरी सन 1990 को उनके जीवन का पटाक्षेप हुआ। संस्कारधानी में 21 वर्ष बीते और यहीं मौलसी वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ओशो के आकार का आकलन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि व्यक्तिगत बहुआयामी और उनकी सीमाएं अनंत, पर इतना सहज और सरल भी है कि जीवन एक बार मिलता है, जी भर के जियो, आनंद से जियो। बहरहाल आनंद का दूसरा नाम ओशो है, कहना अतिशयोक्त नहीं होगी। रसायन, रसायन का अर्थ था सत्संग जहां रस पकता है।